अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा, आज हम जो है ना बेसिकली पैथोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। पैथोलॉजी ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी वुड ट्राई टू कंप्लीट फाउंडेशन मॉड्यूल पैथोलॉजी इन अ वन लेक्चर, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट आई वुड ट्राई कि उसको थोड़ा सा एक एडजस्टेबल टाइम के ऊपर रखा जाए, ठीक है। बट जब ऐसा होता है कि जब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि फिर वीडियो को जो है ना बेसिकली डाउनलोड करके देखते हैं, ठीक है। एंड कोई भी वीडियो ऑनलाइन नहीं देखता, ठीक है। एंड तो इससे ये होता है कि जब आप वीडियो डाउनलोड करके देखते हो तो इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता, 0.1% बेनिफिट भी मुझे नहीं होता, ठीक है। ना मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ करता है, ना मेरी वीडियो रैंक करती है, ठीक है। बट इट डज़ंट मैटर, यहाँ पे डिपेंड करता है कि विच मेथड इज़ फिजिबल फॉर यू, ठीक है। बट ये है कि अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम भी इंक्रीज़ होता है एंड साथ में यू कैन से कि वीडियो रैंक भी करती है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन नहीं देख सकते, आपके पास इंटरनेट का इशू है या वॉट एवर, देन आप जो ना एटलीस्ट वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लाजमी बताया करें कि भाई हाउ मच माय लेक्चर्स आर हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी हम जो है ना पैथोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इट इज़ काइंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल वंस अगेन कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ इट इज़ पॉसिबल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है। सो हम पैथोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो जो बेसिक टर्म्स है ना इसको हम पहले समझ लेते हैं, देन आफ्टर जो है ना हम बेसिकली रिटन पोर्शन की तरफ आते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले व्हाट इज़ पैथोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज़ पैथोलॉजी? पैथोलॉजी बेसिकली वो साइंस है जिसके अंदर हम बेसिकली डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई डिजीज़ का काज क्या हो सकता है, ठीक है। एंड डिजीज़ का बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, ठीक है। एंड जब बॉडी में डिजीज़ होती है तो कौन सी बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। तो ऑल दीज स्टफ आर स्टडीड अंडर पैथोलॉजी, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस एज वेल एज फंक्शनल चेंजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली हम पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम पैथोलॉजी वर्ड को थोड़ा स्प्लिट करते हैं ना तो पैथोज मीन्स सफरिंग। पैथोज मीन्स सफरिंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो इट इज़ स्टडी ऑफ सफरिंग, ठीक है। स्टडी ऑफ सफरिंग, ठीक है। ये भी डेफिनेशन बनती है पैथोलॉजी की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पैथोलॉजी है ना इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं, ठीक है। इसकी काफ़ी ब्रांचेज है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाती है जनरल पैथोलॉजी। कौन सी आ जाती है? जनरल पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सिस्टमिक पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाती है हमारे पास क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाती है बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ यू कैन से पैथोलॉजी, ठीक है। हेमाटोलॉजी। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाती है साइटोपैथोलॉजी। अच्छा, एट दी एंड जो है ना हम सारे लेक्चर को समराइज़ भी करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि थोड़े टाइम के अंदर हम पूरे लेक्चर को समराइज़ करें एंड जो लेक्चर की समरी होगी ना इंशाल्लाह उसके बाद आपको पूरी पैथोलॉजी याद हो जाएगी। तो आपने एट दी एंड लेक्चर की समरी लाजमी देखनी है, ठीक है। साइटोपैथोलॉजी एंड फॉरेंसिक पैथोलॉजी, ठीक है। सो दीज आर दी ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। अच्छा, जनरल पैथोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि भाई डिजीज़ क्यों होती है, ठीक है। एंड जब हमारे बॉडी में डिजीज़ होती है तो कौन सी चेंजेस होती हैं, लाइक एज डिजीज़ के साथ इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होती है, सेल के अंदर इंजरी होती है, ठीक है। सेल के अंदर इंजरी होती है, ठीक है। एंड नियोप्लेजिया होता है,
न्यूप्लेजिया मीन्स एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, ठीक है। जब डिजीज होती है तो मोस्टली एबनॉर्मल सेल ग्रोथ में देखने को मिलती है, ठीक है। सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो किसी भी हमारे बॉडी ऑर्गन सिस्टम के अंदर कौन सी डिजीज हो रही हैं, अगर हम इसको स्टडी करते हैं, दैट इज़ नॉन एज सिस्टमिक पैथोलॉजी, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर हम बेसिकली लेबोरेटरिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस करते हैं, लेबोरेटरिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस करते हैं। जैसे हम कोई भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, स्टूल टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जो भी हम टेस्ट करवाते हैं ना लेबोरेटरी के अंदर अपनी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, दैट इज़ नोन एज क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। अच्छा, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम बेसिकली टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं। इन टिश्यूज़ के अंदर बेसिकली क्या डिजीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है, दैट इज़ नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी। हेमाटोलॉजी के अंदर बेसिकली हम स्टडी ऑफ ब्लड डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड डिजीज़, कि भाई ब्लड से रिलेटेड कौन सी डिजीज़ हो सकती है हमारे बॉडी में, दैट इज़ नोन एज हेमाटोपैथोलॉजी। अच्छा, साइटोपैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, साइटोपैथोलॉजी के अंदर हम बेसिकली हम इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करते हैं बेसिकली, एंड उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं ड्यू टू डिजीज़, दैट इज़ नोन एज साइटोपैथोलॉजी, ठीक है, दैट इज़ नोन एज साइटोपैथोलॉजी। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल है पैप स्मीयर टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट। अच्छा, बेसिकली ये वो टेस्ट है जिसके अंदर हम बेसिकली सर्वाइकल कैंसर को जो है ना बेसिकली एग्जामिन करते हैं, सर्वाइकल कैंसर, एंड फॉर दिस एग्जामिनेशन हम इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करते हैं एंड हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सी चेंजेस आई हैं ड्यू टू डिजीज़, ठीक है। फॉरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली काज ऑफ डेथ मालूम करते हैं, काज ऑफ डेथ मालूम करते हैं, स्पेशली लीगल केसेस के अंदर, स्पेशली लीगल केसेस के अंदर, ठीक है। सो दैट वाज पैथोलॉजी एंड जनरल ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। तो अभी हम जो है ना इसको रिटन पोर्शन से देख लेते हैं। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन मेडिसिन, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फाउंडेशन मॉडल पैथोलॉजी, ठीक है, ये पहली टॉपिक है हमारी। तो पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, दैट इज़ स्टडी ऑफ डिजीज़। जब भी हम डिजीज़ की स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज पैथोलॉजी। अच्छा, डिजीज़ के कौन से पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं, स्पेशली डिजीज़ का काज क्या हो सकता है, इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, डिजीज़ के अंदर कौन सी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, एंड बॉडी के अंदर और कौन से अफेक्ट्स होते हैं ड्यू टू डिजीज़, दैट इज़ स्टडीड अंडर बेसिकली पैथोलॉजी, ठीक है। इट ब्रिजेस बेसिक साइंसेस लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी विद क्लिनिकल मेडिसिन, ठीक है। तो ये बेसिकली पैथोलॉजी जो है ना बेसिकली और मेडिकल साइंसेस को आपस में कोरिलेट करती है। अच्छा, अगर हम पैथोलॉजी वर्ड की ओरिजिन की बात करते हैं तो ये बेसिकली पैथोस से लिया गया एंड साथ में लोगोस। पैथोस मीन्स सफरिंग एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो मैंने आपको बताया कि पैथोलॉजी क्या है, दैट इज़ स्टडी ऑफ सफरिंग, स्टडी ऑफ सफरिंग, सफरिंग और डिजीज़, दैट इज़ नोन एज पैथोलॉजी। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं मेन ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास है जनरल पैथोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि भाई डिजीज़ के कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दैट आर स्टडीड अंडर जनरल पैथोलॉजी, ठीक है, लाइक एज इन्फ्लेमेशन, सेल इंजरी, हीलिंग, नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया क्या होता है, दैट इज़ एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। मैंने आपको बताया दैट इज़ एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, ठीक है, जो डिजीज़ के केस में होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली सिस्टमिक पैथोलॉजी, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड जो स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं दैट इज़ स्टडीड अंडर सिस्टमिक पैथोलॉजी। एग्जांपल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ हैं, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, दीज आर स्टडीड अंडर सिस्टमिक पैथोलॉजी। अच्छा,
उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसमें हम डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ करते हैं, स्पेशली अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, यूरिन की टेस्ट करवाते हैं, स्टूल की टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, एंड हम डायग्नोज करवाते हैं अपनी डिजीज़ को, दैट इज़ स्टडीड अंडर यू कैन से क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज सैंपल्स, जिसको हम बायोप्सीज भी बोलते हैं, टू डायग्नोज डिजीज़। बायोप्सीज बेसिकली क्या होती हैं, सॉरी बायोप्सीज बेसिकली क्या होती हैं, जब हम बॉडी से कोई टिश्यू को रिमूव करते हैं ना, बॉडी से कोई भी टिश्यू रिमूव करते हैं तो उस सैंपल को हम बोलते हैं बायोप्सीज, ठीक है। अच्छा, हेमाटोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड डिजीजेस, जो भी ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं दैट आर स्टडीड अंडर हेमाटोलॉजी, लाइक एज एनीमिया, जिसके अंदर बेसिकली आरबीसीज की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, आपको पता है सिकल लाइक से शेप हो जाती है आरबीसीज की, ठीक है, बिकॉज ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ल्यूकीमिया बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स की डिजीज़ है, जिसमें बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स जो है ना बॉडी में इनकी कैंसरस कंडीशन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद साइटोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स लाइक इन पेप स्मीयर टेस्ट। पेप स्मीयर टेस्ट के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम सर्वाइकल कैंसर को मालूम करते हैं, सर्वाइकल कैंसर को मालूम करते हैं, एंड सर्वाइकल कैंसर को मालूम करने के लिए हम इंडिविजुअल सेल्स की स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद फोरेंसिक पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोलॉजी टू डिटरमिन काज ऑफ डेथ इन लीगल केसेस। अच्छा, अब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ पैथोलॉजी इन मेडिसिन, जो फर्स्ट टॉपिक में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं कि जो डिजीज़ होती है ना उसका काज मालूम करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी डिजीज़ का काज मालूम करते हैं दैट इज़ नोन एज डायग्नोसिस, ठीक है। तो अगर हम किसी भी डिजीज़ का काज मालूम करते हैं दैट इज़ नोन एज डायग्नोसिस। इससे रिलेटेड एक और टर्म भी होता है दैट इज़ नोन एज प्रोग्नोसिस, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, किसी भी डिजीज़ के बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई ये डिजीज़ कौन सी स्टेज में चल रही है, ठीक है, ये डिजीज़ कौन सी स्टेज में चल रही है, दैट इज़ स्टडीड बाय प्रोग्नोसिस, ठीक है, ठीक है। सो पैथोलॉजी हेल्प्स टू कंफर्म द प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ डिजीज़, ठीक है, जिसको हम डायग्नोसिस बोलते हैं। स्पेशली कैंसर की बात करते हैं, टीबी की बात करते हैं, या और इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है, तो इसकी अगर हम कंफर्मेशन करते हैं दैट इज़ स्टडीड अंडर यू कैन से डायग्नोसिस। उसके बाद है प्रोग्नोसिस, ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोग्नोसिस, ठीक है। अच्छा, प्रोग्नोसिस क्या होती है, सर्टेन फीचर्स लाइक ट्यूमर हो गया, ट्यूमर ग्रेड, ट्यूमर स्टेज हेल्प प्रिडिक्ट आउटकम। अगर हम किसी भी डिजीज़ की प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, अभी ये इस स्टेज पे है तो आफ्टर 1 मंथ वो किस स्टेज पे होगा, दैट इज़ नोन एज प्रोग्नोसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग, जिसके अंदर हम लैब टेस्ट करवाते हैं लाइक ए CBC, दैट इज़ टेस्ट ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद LFTs बेसिकली क्या होती हैं, ये ब्लड टेस्ट ही होती हैं, ब्लड टेस्ट ही होती हैं जो बेसिकली लिवर की हेल्थ को डिटरमिन करती हैं, लिवर की हेल्थ एंड लिवर का फंक्शन। तो अगर हम लिवर की हेल्थ एंड लिवर के फंक्शन के लिए ब्लड टेस्ट्स करवाते हैं दैट आर LFTs, ठीक है। अच्छा, तो लैब टेस्ट्स हेल्प गाइड ड्रग चॉइस, सर्जरी और थेरापी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्प्लीकेशन भी है पैथोलॉजी की, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ मैकेनिज्म, ठीक है। सो नोइंग हाउ डिजीज़ डेवलप हेल्प डॉक्टर्स ट्रीट द रूट काज नॉट जस्ट सिम्टम्स, ठीक है। हम डिजीज़ के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, ठीक है, फिर डॉक्टर्स को बेसिकली आसानी होती है उस डिजीज़ को ट्रीट करना, ठीक है। मॉनिटरिंग द डिजीज़ प्रोग्रेस, रिपीटिंग पैथोलॉजी tests help access response to treatment, example tumor markers or ESR, ठीक है। Preventive medicine pathology supports screening and early detection in case of pap smear and cholesterol test। आपको पता है pap smear test मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली सर्वाइकल कैंसर को मालूम करने के लिए की जाती है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हम नॉर्मल भी करवाते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली किसी को
हार्ट का इशू होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होता है, तो उसकी केस में वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में चेक करवाते हैं, ठीक है, या एक नॉर्मल बंदा भी करवा सकता है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज सो लीथल फॉर बॉडी। अगर ये बॉडी में बहुत एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो आप कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाते हैं। या इन केस आप अगर हम बात करते हैं कि बीपी का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, देन आफ्टर इन केस हम बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। एंड साथ में अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इशू होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इशू होता है, तो उस केस में भी हम बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करवाते हैं। स्पेशली जो मेल्स जो ही कैन नॉट कंसीव बेबी विद हिज पार्टनर, तो वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट को चेक करवाते हैं, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल की वजह से एक तो बेसिकली जो स्पर्म काउंट है ना, स्पर्म काउंट उसमें डिसमेंटेनिटी आ जाती है, ठीक है। एंड स्पर्म्स बेसिकली फर्टाइल नहीं होते हैं। एक तो स्पर्म्स के काउंट में डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है, एंड स्पर्म्स वो फर्टाइल नहीं होते, ठीक है। एंड साथ में और प्रॉब्लम ये हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर एक फीमेल की बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो उसको ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट हम मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर करवाते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई कोलेस्ट्रॉल इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपको मैंने बताया था जब हम एम्ब्रोलॉजी पढ़े थे तो हम एक प्रोसेस कर रहे थे स्पर्म्स के साथ, दैट वाज नोन एज स्पर्म कैपेसिटेशन। अगर आपने स्पर्म कैपेसिटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको बताया स्पर्म कैपेसिटेशन बेसिकली सर्विक्स के अंदर होता है ना, जब हम फीमेल बॉडी के अंदर अपने स्पर्म्स को इंजेक्ट करते हैं तो वो स्पर्म्स जो है ना बेसिकली उनके साथ एक प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज स्पर्म कैपेसिटेशन। स्पर्म कैपेसिटेशन के अंदर बेसिकली जो हमारे स्पर्म्स होता है, हमारा जो यू कैन से या ओवरऑल सीमन होता है, इसमें से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम आयन की जो है ना बेसिकली मेंटेनेंस की जाती है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। कैस्पर जीन को रेगुलेट किया जाता है, सो दैट वाज हैपनिंग इन कैपेसिटेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है फाउंडेशन मॉड्यूल की पैथोलॉजी के अंदर, दैट इज़ रिवर्सिबल सेल इंजरी। एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी के क्या क्या काजेज़ हैं, ठीक है। एंड जब सेल के अंदर इंजरी होती है तो क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, एंड क्लिनिकल एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। ये टॉपिक हमारे फाउंडेशन मॉड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अभी हम जो है ना बेसिकली ये पढ़ते हैं कि भाई रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, ठीक है, एंड ये क्यों होती है, क्या काजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, ठीक है। जब एक सेल इंजर्ड होता है तो सेल के अंदर कौन सी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होती हैं, हम इसको पढ़ते हैं। एंड इसके कुछ क्लिनिकल एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम अपने रिटर्न क्वेश्चन की तरफ जो है ना बेसिकली मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सो दैट इज़ रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? सेल इंजरी बेसिकली एक डैमेजिंग प्रोसेस ऑफ सेल है, ठीक है। एंड रिवर्सिबल से हमें ये पता चल रहा है कि भाई सेल इंजर्ड भी होगा, उसके बावजूद वो सेल अपने नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल स्टेट में वापस आएगा, दैट इज़ नॉन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई सेल इंजर्ड हो जाए, इंजर्ड होने के बाद अपने वो नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाए आफ्टर इंजरी, नॉर्मल स्टेट में रिटर्न करे आफ्टर इंजरी, दैट इज़ नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी। अच्छा, अब बात यह है कि भाई सेल नॉर्मल स्टेट में क्यों रिटर्न करता है? सेल तो इंजर्ड हो चुका है। सेल नॉर्मल स्टेट में रिटर्न इसलिए करता है कि बिकॉज सेल के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आती हैं। बाकी इस सेल के अंदर कोई भी यू कैन से सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियर चेंज नहीं आती, कोई भी डीएनए के अंदर चेंज नहीं आती, ठीक है। दैट्स वाई सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में रिटर्न करता है। ना तो सेल के अंदर कोई न्यूक्लियर चेंज होती है, एंड साथ में सेल की जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है वो भी लॉस नहीं होती। मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है, एक मिनट में कैमरा को एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। तो मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है
वो भी लॉस नहीं होती, उसके अंदर भी कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई वो सेल जो है ना इजीली अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर रिटर्न कर सकता है। अच्छा, अगर सेल के अंदर न्यूक्लियर चेंज आ जाए या मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो जाए तो देन आफ्टर वो सेल अपनी नॉर्मल पोजीशन में रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं काजेस कि भाई रिवर्सिबल सेल इंजरी क्यों हो सकती है। देखें, अगर किसी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, अगर किसी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो देन वो सेल इंजर्ड हो जाएगा। इस केस को हम बेसिकली हाइपोक्सिया बोलते हैं, हाइपोक्सिया, या बेसिकली बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए जिसको हम इस्कीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। तो अगर इस्कीमिया की कंडीशन जनरेट हो जाए या हाइपोक्सिया हो जाए फॉर दिस सेल, देन वो सेल इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सेल में कोई भी न्यूक्लियर चेंज नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा काज ये हो सकता है कोई फिजिकल एजेंट्स होंगे जो सेल को डैमेज करेंगे, फिजिकल एजेंट्स जो सेल को डैमेज कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं बर्निंग प्रोसेस, ठीक है, बर्निंग, सेल के अंदर बर्निंग हो गई, दैट्स वाई सेल के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। या सेल के अंदर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस का एक्सपोजर हो गया, सो ये भी बेसिकली फिजिकल एजेंट्स है जो बेसिकली रिवर्सिबल सेल इंजरी को कॉज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ केमिकल एजेंट्स भी होते हैं लाइक ड्रग्स वगैरह, ठीक है, कुछ केमिकल एजेंट्स भी होते हैं जो सेल को इंजर्ड कर देती हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं पैरासिटामोल की, तो अगर हम पैरासिटामोल का हैवी डोज इस्तेमाल करते हैं ना, पैरासिटामोल का अगर हम हैवी डोज इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये होता है कि जो हमारा लिवर है ना, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसके अंदर बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बट ये है कि वो उस टाइम के अंदर सिर्फ ही सिर्फ लिवर के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज होगी, लिवर के अंदर कोई भी न्यूक्लियर चेंज नहीं होगी, लिवर की जो सेल्स होंगे उसकी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो कोई केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो सकते हैं, ठीक है, या न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस हो सकता है। लाइक अगर सेल को खाना नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिल रही, एटीपी नहीं मिल रही, विटामिन्स नहीं मिल रहे, तो सेल इंजर्ड हो सकता है, बिकॉज विटामिन्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से सेल के अंदर रिवर्सिबल इंजरी हो सकती है। अच्छा, अगर अब हम ये बात करते हैं, अगर कोई सेल इंजर्ड हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद उस सेल की क्या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं जो हमारे फाउंडेशन मॉड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकती हैं? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, जो सेल इंजर्ड होता है तो वो सेल आपको ऊपर से कैसे नजर आएगा? एक तो इंजर्ड सेल में स्वेलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर स्वेलिंग। अच्छा, सेल्यूलर स्वेलिंग, ठीक है। इंजरी के केस में हमेशा सेल स्वेल होता है। अच्छा, सेल की स्वेलिंग क्यों होती है? बिकॉज सेल के अंदर वाटर अक्यूमुलेट होता है, वाटर अक्यूमुलेट होता है, एंड जब वाटर एक्यूमुलेट होने की वजह से सेल स्वेल हो जाए, दैट इज नोन एज हाइड्रोपिक चेंज। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंज, ठीक है, दिस इज नोन एज हाइड्रोपिक चेंज, ठीक है। अच्छा, या तो सेल के अंदर लिपिड स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है? लिपिड स्टोर होता है, मीन्स सेल के अंदर फैटी चेंजेस आ सकती हैं। इन केस ऑफ इंजरी सेल के अंदर लिपिड स्टोर हो सकता है जिसको हम स्टीटोसिस बोलते हैं, स्टीटोसिस बोलते हैं। स्पेशली स्टीटोसिस लिवर के अंदर होती है समटाइम, या बेसिकली हार्ट के अंदर भी होती है, ठीक है। तो इंजर्ड सेल के अंदर फैटी चेंजेस भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सेल इंजर्ड हो गया ना तो उस सेल के अंदर जो उसके माइक्रोविलाय होते हैं, माइक्रोविलाय वो भी लॉस हो जाते हैं, माइक्रोविलाय वो भी लॉस हो जाते हैं। स्पेशली अगर बात करते हैं इंटेस्टाइन के सेल्स हो गए, ठीक है, या ट्रेकिया के सेल्स हो गए, ठीक है, तो उनके अंदर विलाय होते हैं ना, तो वो विलाय लॉस हो सकते हैं। अच्छा, एंड सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन से थोड़े से फोल्डिंग बन के वो बाहर आते हैं जिसको हम मेम्ब्रेन ब्लेबिंग बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो सकती है, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो सकती है, लेकिन मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस नहीं होगी, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर ब्लेबिंग हो सकती है। ब्लेबिंग में क्या होता है? बेसिकली स्मॉल स्मॉल पोर्शंस मेम्ब्रेन के निकल के बाहर आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसी सेल को
ये तो सुपरफिशियली देख रहे हैं ना, सेल में स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, सेल के अंदर फैटी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, सेल के माइक्रोविलाई जो है ना बेसिकली वो लॉस हो रहे हैं, मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग हो रही है। अगर हम इसी सेल को, जो सेल इंजर्ड हो चुका है, जिस सेल के अंदर रिवर्सिबल इंजरी हुई है, तो अगर हम इस सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, ठीक है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हमें कंप्लीट सेल के अंदर लेके जाएगा ना, या तो हम ऊपर से देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम पूरे सेल के अंदर चले जाएंगे। तो अच्छा, अगर हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डायलेट हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली ये डायलेट हो जाते हैं। अच्छा, एंड सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, जो सबको पता होगी, ठीक है, ये प्रोटीन फैक्ट्री बेसिकली अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच थी ना, अब वो डिस्टैच हो जाएंगी, इससे डिस्पैच हो जाएंगी या डिस्टैच हो जाएंगी, ठीक है, डिस्पैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये भी हमें पता चलता है, ठीक है। और अगर हम सेल के न्यूक्लियस को देखेंगे तो सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, क्रोमेटिन मटेरियल है, इसकी क्लम्पिंग हो जाएगी, क्रोमेटिन मटेरियल की बेसिकली क्लम्पिंग हो जाएगी। सो दीज आर दोज चेंजेस व्हिच आर वी ऑब्जर्विंग एट द सेल लेवल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी विद क्लिनिकल एग्जांपल्स, ठीक है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल सिलेबस। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। अच्छा, देखें, सबसे पहले जो रिवर्सिबल सेल इंजरी का टाइप होता है ना, दैट इज यू कैन से इस्कीमिक इंजरी, इस्कीमिक इंजरी, ठीक है। उसके बाद होती है रीपरफ्यूजन इंजरी, रीपरफ्यूजन इंजरी, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो टाइप होता है ना, दैट इज बेसिकली टॉक्सिक इंजरी, टॉक्सिक इंजरी। अच्छा, इस्कीमिक इंजरी में क्या होता है, ऑब्वियसली इसमें सेल जो इंजर्ड होता है ना, वो बेसिकली ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से या ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वो सेल इंजर्ड हो जाते हैं। दिस इज नोन एज इस्कीमिक इंजरी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जब हार्ट अटैक होता है तो स्पेशली जो हार्ट के सेल्स होते हैं ना, उनको ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। दिस इज नॉन एज इस्कीमिक इंजरी। अच्छा, रीपरफ्यूजन इंजरी क्या होती है, देखें, अगर किसी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी ना, किसी सेल को ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, अगर दोबारा उस सेल को ब्लड मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसके अंदर ब्लड फ्लो की रिकवरी हो जाए, दिस इज अच्छा, ब्लड फ्लो मिलना स्टार्ट हो जाए, तो जब सेल को दोबारा से ब्लड मिलता है ना, तो फिर वो सेल दोबारा से इंजर्ड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। रीपरफ्यूजन मीन्स ब्लड फ्लो, रीपरफ्यूजन मीन्स अगर एक सेल को पहले ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, दोबारा से उसके अंदर ब्लड फ्लो की मेंटेनेंस हो गई, उसके बावजूद भी वो सेल इंजर्ड होता है। दिस इज नोन एज रीपरफ्यूजन इंजरी। अच्छा, देखें, ब्लड भी मिल रहा है, उसके बावजूद भी सेल इंजर्ड हो रहा है। इसका रीजन क्या है, बेसिकली जब एक सेल को दोबारा से ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है तो उसके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, स्पेशली हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बनता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनते हैं, ये बेसिकली सेल को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज रीपरफ्यूजन इंजरी। अच्छा, टॉक्सिक इंजरी में बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली सेल को डैमेज करते हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स लाइक एज कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, या कुछ ऐसी मेडिसिन होंगे लाइक एज एसिटामिनोफेन, ठीक है। तो अगर कोई केमिकल एजेंट सेल को डैमेज कर रहा है, दिस इज नोन एज टॉक्सिक इंजरी, ठीक है। सो दीज वर टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब हम इसको जो है ना बेसिकली नोट्स से देख लेते हैं, ठीक है।
Okay, you can see here, this is reversible cell injury. It causes morphological changes and clinical examples. ठीक है, तो इसकी definition क्या हो सकती है? Reversible cell injury is a stage where the injured cell return to normal position if the stimulus is removed. This is a functional and structural damage, no permanent loss of membrane integrity or nuclear change. अच्छा, अब हम बात करते हैं causes of cell injury. काजेस क्या हो सकते हैं? हाइपोक्सिया हो सकती है, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस हो सकते हैं लाइक इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं इन द एंजाइम, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस हो सकता है स्पेशली मेल न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। ठीक है, तो जो सेल होता है ना, सेल के अंदर स्वेलिंग होती है, दैट इज़ नोन एज, अगर हम वाटर की अक्यूमुलेशन की वजह से सेल स्वेल हो जाए, दैट इज़ नोन एज हाइड्रोपिक चेंज। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेसिकली सेल का जो वैक्यूल है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, फैटी चेंजेस क्या हो सकती हैं? अच्छा, फैटी चेंजेस बेसिकली स्टेटोसिस, बेसिकली इसमें अक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स होता है इन केस ऑफ लिवर एंड हार्ट। ठीक है, अच्छा लिपिड बेसिकली कहाँ पे बेसिकली एक्यूमुलेट होता है? इन द साइटोप्लाज्म। माइक्रोविलाई जो है ना बेसिकली उसका लॉस हो जाता है, जो मेम्ब्रेन है इसकी ब्लैबिंग होती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसकी क्लम्पिंग होती है। अच्छा, अभी हम जो है ना इसी सेल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें ये सेल कैसे नज़र आता है कि सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी स्वेलिंग होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायलेट कर जाता है, इससे राइबोसोम की डिटैचमेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ब्लैब्स बनते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल की बेसिकली क्लम्पिंग होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी विद क्लिनिकल एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इस्कीमिक इंजरी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसकी अर्ली स्टेज में बेसिकली इस्कीमिक इंजरी होती है। ठीक है, ये बेसिक इस्कीमिक इंजरी हार्ट में भी हो सकती है, किडनी के अंदर भी हो सकती है, ब्रेन के अंदर भी हो सकती है। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली रीपरफ्यूजन इंजरी। रीपरफ्यूजन इंजरी इसमें क्या होता है? रिटर्न ऑफ ब्लड सप्लाई आफ्टर इस्कीमिया, जिसकी वजह से क्या होता है? रिएक्टिव जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, स्पेशली आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अच्छा, थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी क्या होती है? जब हार्ट अटैक होती है ना तो कुछ बेसिकली लिपिड के ड्रॉपलेट्स होते हैं। लिपिड के ड्रॉपलेट्स वो बेसिकली अक्यूमुलेट होते हैं कहाँ पे? हार्ट में। अगर हम उन लिपिड ड्रॉपलेट्स को डिज़ोल्व करते हैं ना, दिस इज़ नोन एज थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी। अच्छा, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को जब रीवस्कुलराइजेशन होती है, स्पेशली अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे में चली गई, ठीक है, तो उसको दोबारा से ब्लड फ्लो होता है ना, तो इसकी केस में भी रिपरफ्यूजन इंजरी हो सकती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या करती हैं? डैमेज करती हैं सेल मेम्ब्रेन की लिपिड्स को। ठीक है, प्रोटीन्स को डैमेज करती हैं, डीएनए को। न्यूट्रोफिल की इनफिल्ट्रेशन होती है, मींस न्यूट्रोफिल की एक्यूमुलेशन होती है। सेल का वर्सन डैमेज होता है। वर्सन डैमेज मींस के वो जो सेल है ना बेसिकली उसकी जो डैमेज है ना वो बढ़ता जाता है, इसको हम बोलते हैं वर्सन सेल डैमेज। अच्छा, उसके बाद टॉक्सिक इंजरी किसी भी केमिकल एजेंट्स की वजह से हो सकती है जिसकी वजह से सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड उसके बाद एसिटामिनोफेन मैंने आपको बताया कि हेपाटोसेलुलर इंजरी करवा सकता है। ठीक है, चेंजेस swelling of endoplasmic reticulum, fatty changes in liver, loss of enzymes and protein synthesis। ठीक है, उसके बाद अब हम जो है ना बेसिकल थर्ड टॉपिक के बारे में पढ़ने लगे, दैट इज नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस विद अ फोकस ऑन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक चेंजेस एंड डिटेल्ड टाइप्स ऑफ टिश्यूज नेक्रोसिस। ठीक है, ये हमारे थर्ड टॉपिक है जो कैन से फाउंडेशन मॉड्यूल की। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेल है ना इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू एनी इंजरी। ठीक है, किसी भी इंजरी की वजह से अगर सेल की डेथ हो जाए, दैट इज़ नोन एज नेक्रोसिस। अच्छा, अभी जिस तरह से फाउंडेशन मॉड्यूल के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि भाई अगर सेल के अंदर नेक्रोसिस होती है तो सेल के अंदर कौन सी न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं, सेल के अंदर कौन सी न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं, एंड साथ में उस नेक्रोटिक सेल के अंदर कौन सी साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आती हैं, कौन सी साइटोप्लाज्मिक
चेंजेस आती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम सेविंग की वजह से मैं इसको जल्दी से डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर हम इसको नोट्स से भी देखेंगे कि जब एक सेल के अंदर नेक्रोसिस होती है ना, तो उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो श्रिंक हो जाता है। सेल का जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाता है। एंड जब सेल का न्यूक्लियस श्रिंक हो जाए या कंडेंस हो जाए, इसको हम बोलते हैं पाइक्नोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? पाइक्नोसिस। नेक्रोसिस की केस में सेल का जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर पाइक्नोसिस होती है। मीन सेल का जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस्ड, या यू कैन से उसका जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली और क्या होता है, जो सेल सेल का न्यूक्लियस कंडेंस्ड हो गया, श्रिंक हो गया, उस न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरियोरेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं कैरियोरेसिस। मीन्स दूसरी न्यूक्लियस के अंदर चेंज ये होती है कि न्यूक्लियस के, इस कंडेंस्ड न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। जब कंडेंस्ड न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, इसको हम बेसिकली कैरियोरेसिस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिकली तीसरी चेंज ये होती है कि बेसिकली सेल का जो न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस वो डिज़ोल्व हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोलाइसिस। जिसको हम बोलते हैं कैरियोलाइसिस, जिसमें सेल का न्यूक्लियस डिज़ोल्व हो जाता है। एंड क्यों डिज़ोल्व होता है? बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की वजह से सेल का जो न्यूक्लियस है ना, वो बेसिकली यू कैन से डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, सो दीज वर चेंजेस विच वर हैपनिंग एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियस। पाइक्नोसिस में बेसिकली क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियस कंडेंस्ड हो जाता है या श्रिंक हो जाता है। कैरियोरेसिस में क्या होता है, जो कंडेंस्ड न्यूक्लियस है ना, उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं। जब कंडेंस्ड न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स बन जाए, इसको हम बोलते हैं कैरियोरेसिस, ठीक है। कैरियोलाइसिस क्या होती है? जब सेल का न्यूक्लियस डिज़ोल्व हो जाए बिकॉज ऑफ सम एंजाइम्स, दैट इज नोन एज कैरियोलाइसिस। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कोई सेल नेक्रोटिक हो गया, सेल के अंदर नेक्रोसिस हो गई, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक चेंजेस कौन सी हो सकती हैं? साइटोप्लाज्मिक चेंज कौन सी हो सकती हैं? सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, बहुत सारा कंटेंट वो लॉस हो जाता है। मीन्स उसके ऑर्गेनेल्स लॉस हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया लॉस हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अच्छा, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन होती है, प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन होती है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनेल्स हैं, मैंने आपको बताया, इनकी डाइजेशन होती है, ठीक है, ऑटोफेगी होती है। सो ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होती हैं इन द नेक्रोटिक सेल। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, कि भाई जो टिश्यू नेक्रोसिस है या सेलुलर नेक्रोसिस है, इसके कौन से टाइप्स हैं जो हमारे फाउंडेशन मॉड्यूल के अंदर डिस्कस्ड हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। अच्छा, सबसे पहला जो टाइप है नेक्रोसिस का, दैट इज कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि सेल की डेथ हो जाती है। सेल की डेथ हो जाती है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इस्कीमिया। अगर सेल में इस्कीमिक कंडीशंस जनरेट होती हैं, सेल को ब्लड फ्लो नहीं मिलता, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, अगर इसकी वजह से सेल के अंदर नेक्रोसिस हो रही है, दैट इज नोन एज कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में सेल डेड तो होते हैं, सेल मर तो जाते हैं, लेकिन सेल का जो एक्सटर्नल आर्किटेक्चर है ना, वो बेसिकली प्रिजर्व रहता है, वो फिरम रहता है। मीन सेल का जो एक्सटर्नल आर्किटेक्चर है वो मेंटेन रहता है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। इन केस ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, सेल का जो एक्सटर्नल आर्किटेक्चर है वो मेंटेन रहता है। अच्छा, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस क्यों हो रही है? ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से, स्पेशली इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, अब हम बेसिकली बात करते हैं लिक्यूफैक्टिव नेक्रोसिस। दूसरा टाइप है लिक्यूफैक्टिव नेक्रोसिस। अच्छा, लिक्यूफैक्टिव नेक्रोसिस में बेसिकली क्या होता है, एंजाइम्स आके
एंजाइम्स आके क्या करते हैं, टिश्यूज़ को डाइजेस्ट करते हैं, टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। अगर एंजाइम्स की वजह से सेल बॉडी के टिश्यूज़ डाइजेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, कुछ एंजाइम्स आते हैं, स्पेशली लाइसोसोमल एंजाइम्स, वो आके टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। अच्छा, जब ये एंजाइम्स सेल को डैमेज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो सेल की डाइजेशन की वजह से वहाँ पे कुछ क्रीमी मास ऑफ सेल अपीयर होता है। क्रीमी मास आपको नज़र आएगा इन केस ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, स्पेशली जब हमारी बॉडी में पस जनरेट होती है ना, पस जनरेट होती है, तो जो पस का जनरेशन है, दिस इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। क्योंकि आपको पस जनरेशन की केस में, इसको ल्यूपस भी बोलते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब पस जनरेट होती है तो आपको क्रीमी मास नज़र आता है। क्यों? क्योंकि सेल के जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, उनकी डाइजेशन होती है बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। एंड कौन से एंजाइम्स? लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। तो जो पस की जनरेशन है बॉडी में, दिस इज मेन एग्जांपल ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली जो तीसरा टाइप है नेक्रोसिस का, दैट इज नोन एज कैसियस नेक्रोसिस, जिसको हम बोलते हैं कैसियस नेक्रोसिस। अच्छा, कैसियस नेक्रोसिस बेसिकली क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। अगर कोई बैक्टीरिया आके टिश्यू को डैमेज कर रहा है, टिश्यू को बेसिकली टिश्यू की डेथ करवा रहा है, दैट इज नोन एज कैसियस नेक्रोसिस। ये बेसिकली बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सेल्यूलर डेथ हो जाए, दैट इज नोन एज कैसियस नेक्रोसिस। अच्छा, स्पेशली अगर हम बात करते हैं लंग्स की, ठीक है, तो लंग्स में कैसियस नेक्रोसिस होती है लंग्स में इन केस ऑफ टीबी। जब हमारी बॉडी में टीबी जनरेट होती है ना, तो बेसिकली दैट इज एग्जांपल ऑफ कैसियस नेक्रोसिस। अच्छा, उसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप है नेक्रोसिस का, दैट इज बेसिकली गैंग्रीनस नेक्रोसिस। अच्छा, गैंग्रीनस नेक्रोसिस बेसिकली क्या है? देखें, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस क्यों होती है कि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, इस्कीमिया वाली कंडीशन जनरेट होती है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का बेस्ट एग्जांपल क्या था? मायोकार्डल इन्फेक्शन, बट ये चीज़ रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अच्छा, गैंग्रीनस नेक्रोसिस में बेसिकली क्या होता है कि एडवांस्ड इस्कीमिया होती है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक बॉडी ऑर्गन को या उस बॉडी टिश्यू को ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। तो अगर किसी बॉडी के टिश्यू के अंदर एडवांस्ड इस्कीमिक कंडीशन जनरेट हो जाए, दिस इज नॉन एज गैंग्रीनस नेक्रोसिस। अच्छा, ये कब होता है? इन केस ऑफ डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं ना, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर उनके जो फुट होते हैं, तो उन फुट के अंदर जो बेसिकली ब्लड वेजल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैंग्रीन जनरेट होती है। एंड वो जो फुट है बेसिकली आपको ब्लैक कलर का नज़र आएगा, ड्राई कलर का नज़र आएगा। ये जो सेलुलर डेथ है, दैट इज़ नोन एज गैंग्रीनस नेक्रोसिस। अगर एडवांस्ड, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक अगर बॉडी के अंदर इस्कीमिया वाली कंडीशन जनरेट हो जाए, दिस इज़ नोन एज गैंग्रीनस नेक्रोसिस। ये बेसिकली डायबिटिक फुट के अंदर भी होता है, समटाइम ये इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, कि इंटेस्टाइन के अंदर भी बेसिकली हमारा ब्लड फ्लो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फैट नेक्रोसिस। अच्छा, ये बेसिकली अगर किसी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट हो जाए एंड उस सेल की डेथ हो जाए, दैट इज़ नॉन एज फैट नेक्रोसिस। ये स्पेशली ब्रेस्ट की केस में होता है। जो ब्रेस्ट है ना, वहाँ पे फैट नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे बेसिकली एक चाकी वाइट मटेरियल डिपॉजिट होता है इन अ ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट में हो सकता है, समटाइम ये पैनक्रियाज में भी हो सकता है, अगर पैनक्रियाज से उसके एंजाइम सारे जो है ना निकल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे फैट एक्यूमुलेट हो जाए, दिस इज नोन एज फैट नेक्रोसिस। अच्छा, लास्ट टाइप जो नेक्रोसिस का है, दैट इज नोन एज फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनोइड
नेक्रोसिस। अच्छा, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस बेसिकली क्या होता है कि इसमें बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, हमारा इम्यून सिस्टम वो बेसिकली हमारी बॉडी के ब्लड वेजल्स को डैमेज करता है, ब्लड वेजल्स को डैमेज करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ब्लड वेजल्स को डैमेज कर रहा है, दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज नोन एज फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज नोन एज फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। अच्छा, अब हम इसको जो है ना बेसिकली नोट्स से देख लेते हैं। अच्छा, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस के बारे में मैंने बताया कि सेल की डेथ होती है बिकॉज ऑफ सम इंजरी, ठीक है। अब हम नेक्रोटिक सेल के न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। सेल के यू कैन से कि न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर चेंजेस की बात करें ना, तो पैक्नोसिस जनरेट होती है, पैक्नोसिस वाली कंडीशन, जिसमें बेसिकली सेल का जो न्यूक्लियस है ना वो श्रिंक हो जाता है या कंडेंस्ड हो जाता है। कैरियोरेसिस में बेसिकली क्या होता है, जो कंडेंस्ड या पैक्नोटिक न्यूक्लियस है इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। कैरियोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो सेल का न्यूक्लियस है ना वो डिज़ोल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है ना नेक्रोटिक सेल के साइटोप्लाज्मिक चेंजेस की बात करते हैं कि इओसिनोफिल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है बेसिकली पिंकिश हमें नज़र आता है ऑन H&E स्टैन, जिसको हम बोलते हैं हीमोटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टैन, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है जिसमें अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं उनकी डीनेचुरेशन हो जाती है इन केस ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस की। सबसे पहले जो हमारा टाइप ऑफ नेक्रोसिस है दैट इज़ नॉन एज कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस बेसिकली क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इस्कीमिया, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए बॉडी के किसी टिश्यू को, दैट इज़ नॉन एज कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, इसका एग्जांपल बेसिकली क्या हो सकता है कि ये हार्ट में जनरेट हो सकती है, किडनी के अंदर हो सकती है, स्प्लीन के अंदर हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी के अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है ना, तो सेल का जो आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है। सेल्स उनकी डेथ तो हो जाती है बट सेल की जो आउटलाइंस हैं वो विजिबल होती हैं। जो फर्म सेल का जो आउटर टेक्सचर है वो फर्म रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली सेकंड टाइप है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो टिश्यू की डाइजेशन करते हैं। स्पेशली ये कहाँ पे होता है, ब्रेन के अंदर होता है। अबेसिस, अबेसिस बेसिकली क्या है, जब बेसिकली पस की स्टोरेज हो जाए, किसकी, पस की स्टोरेज हो जाए, जनरेशन हो जाए बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज अबेसिस। ये बेसिकली लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है। ब्रेन के अंदर भी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो सकती है। जब एंजाइम्स टिश्यू को डाइजेस्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, टिश्यूज टर्न इनटू लिक्विड क्रीमी मास, वहाँ पे कुछ क्रीमी मास जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन से एंजाइम्स होते हैं, बेसिकली लाइसोसोमल एंजाइम्स। इसका एग्जांपल स्ट्रोक हो सकता है, जब हमें स्ट्रोक लगता है, या पस फिल्ड अबेसिस, ठीक है। उसके बाद कैसियस नेक्रोसिस, मैंने आपको बताया कि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अच्छा, कैसियस नेक्रोसिस मोस्ट कॉमनली लंग्स में होता है या किसी लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो चीज़ी एंड सॉफ्ट अपीयरेंस होती है उन टिश्यूज़ की, ठीक है। एंड एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, जो हमारी कैसियस नेक्रोसिस है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोआगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ नेक्रोसिस दैट इज़ गैंग्रीनस नेक्रोसिस। इसमें बेसिकली क्या होता है, एडवांस्ड इस्कीमिया होती है, मींस ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, स्पेशली इन लिम्स और इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, गैंग्रीनस नेक्रोसिस के बेसिकली इसमें क्या होता है कि गैंग्रीन जनरेट होती है ना, तो गैंग्रीन के दो टाइप्स होते हैं, एक ड्राई गैंग्रीन होती है, दूसरी वेट गैंग्रीन होती है। अच्छा, ड्राई गैंग्रीन बेसिकली दैट इज़ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ लिम्स, ठीक है। मींस लिम्स के अंदर हो सकती है, जिसके अंदर लिम्स आपको ब्लैक एंड ड्राई नज़र आते हैं, आपको पता होगा, स्पेशली इन केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेट गैंग्रीन कब हो सकती है, जब बैक्टीरिया का सुपर इन्फेक्शन हो जाए, जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा किसी टिश्यू को डैमेज करती है, बहुत ज़्यादा
जो है ना बेसिकली अटैक करती है किसी टिश्यू को, तो इससे बेसिकली जो है ना बेसिकली गैंग्रीनस नेक्रोसिस जनरेट होती है। इससे पहले लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होगी, देन आफ्टर बेसिकली गैंग्रीनस नेक्रोसिस होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल डायबिटिक फुट एंड बाउल इन्फेक्शन। बाउल इन्फेक्शन में बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली जो है ना ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फैट नेक्रोसिस है, ये मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट के अंदर होती है। रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, मैंने आपको बताया कि अगर पैनक्रियास है उसके एंजाइम्स निकल जाएं तो पैनक्रियास के अंदर भी बेसिकली पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस हो सकती है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ फैट नेक्रोसिस। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि चाक वाइटी डिपॉजिट्स होते हैं कैल्शियम के, ठीक है। स्पॉनिफिकेशन भी इसमें होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस की, ठीक है। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो हमारी ब्लड वेजल्स को डैमेज करता है। अच्छा, तो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहाँ पे होती है? हमारी ब्लड वेजल्स में होती है। दिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें ल्यूपस हो सकती है। ल्यूपस बेसिकली इसमें क्या होता है? बेसिकली ल्यूपस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो पूरे बॉडी को तकरीबन हर ऑर्गन को जाके डैमेज करता है। वेस्कुलाइटिस बेसिकली ब्लड वेजल्स की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? जो फाइब्रिन्स प्लस में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं ब्लड वेजल्स की वॉल में, ठीक है। एंड जो ब्लड वेजल्स हैं ना वो अपीयर होते हैं ब्राइट पिंक ऑन H&E स्टैनिंग। हीमोटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टैनिंग की वजह से वो जो हमारे ब्लड वेजल्स हैं ना वो बेसिकली आपको पिंकिश नज़र आएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? पोलीआर्डिटिस नोडोजा एंड साथ में सीवियर हाइपरटेंशन। पोलीआर्टिराइटिस नोडोजा बेसिकली ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे जो ब्लड वेजल्स है ना उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। तो अगर ब्लड वेजल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, दिस इज़ नोन एज पोलीआर्टिराइटिस नोडोजा, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ फोर्थ टॉपिक ऑफ फाउंडेशन मॉडल पैथोलॉजी, दैट इज़ अबाउट एपोप्टोसिस एंड इट्स काजेज, बायोकेमिकल फीचर्स, मैकेनिज्म एंड इम्पोर्टेंस इन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम जो है ना नेक्रोसिस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी, एपोप्टोसिस को पढ़ लेते हैं कि एपोप्टोसिस बेसिकली क्या होती है। एपोप्टोसिस के लिए एक जो फ्रेज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इट इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल्यूलर डेथ, ठीक है। अच्छा, जो एपोप्टोसिस है ना नेक्रोसिस की तरह इसमें भी जो है ना सेल की डेथ होती है। अच्छा, अब एपोप्टोसिस जो है ये बेसिकली एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट्स वाई इट इज़ अ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, एपोप्टोसिस बेसिकली बॉडी से क्या करता है? जो अनवांटेड सेल है जिनकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती, उन अनवांटेड सेल्स को एलिमिनेट करता है एपोप्टोसिस। अनवांटेड सेल्स को बेसिकली एलिमिनेट करता है कौन? एपोप्टोसिस। अच्छा, स्पेशली अगर हम बात करते हैं कुछ एजिड सेल्स होंगे, लाइक अगर हम बात करते हैं कि जो एजिड सेल्स हो गए जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लाजमी है उनको जो है ना सेल ने डेड ही करना होता है। तो अगर एजिड सेल से बॉडी छुटकारा हासिल कर ले, दिस इज़ एपोप्टोसिस। या स्पेशली जैसे हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हमारे जो बेसिकली फिंगर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उन डिजिट्स ने सेपरेट होना होता है। डिजिट्स की सेपरेशन होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ये भी बेसिकली एपोप्टोसिस है। बेसिकली अगर हम बात करें ना तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस हमारे जो डिजिट्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे मिले होते हैं। उनके बीच में कोई जो कैन से मसल्स होती हैं, कुछ टिश्यूज़ होते हैं, बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस वो जो टिश्यूज़ होते हैं ना बिल्कुल वो एक दूसरे से टिश्यूज़ बिल्कुल निकल जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। देन आफ्टर हमारे जो डिजिट्स होते हैं, फिंगर्स होती हैं, वो बेसिकली सेपरेट हो जाती हैं। तो वो जो डिजिट्स का सेपरेट होना है एंड वो जो टिश्यूज़ है बिटवीन द फिंगर्स उनका एलिमिनेट होना है, दिस इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ
एपोप्टोसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एपोप्टोसिस के कौन से काजेस हो सकते हैं, ठीक है। काजेस ऑफ एपोप्टोसिस, काजेस ऑफ एपोप्टोसिस। अच्छा, जो नेक्रोसिस थी ना वो तो हमेशा बॉडी के लिए हार्मफुल थी, बट एपोप्टोसिस हमारी बॉडी के लिए जो ना बेनिफिशियल भी होती है। तो समटाइम कुछ फिजिकल स्टिमुलस होते हैं जो एपोप्टोसिस को एलिवेट करते हैं। मीन्स समटाइम देयर आर अ फिजिकल काजेस जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होती है, ठीक है, एंड वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फिजिकल काज फिजियोलॉजिकल काजेस की, फिजियोलॉजिकल काजेस की, कि भाई वो कौन से फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस होते हैं जो बेसिकली एपोप्टोसिस को बॉडी के अंदर एक्टिवेट करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल काजेस कौन से हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जो हमारे फिंगर्स या डिजिट्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो उनको बेसिकली कुछ सिग्नल्स होते हैं जो बेसिकली उन टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करके फिंगर्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, या डिजिट्स को सेपरेट करते हैं। दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल काज, ठीक है, एंड ये बिल्कुल होना चाहिए। सो पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा देखें, जब एक फीमेल की बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मीन्स जब वो मेंस्ट्रुअल फेज से गुजर रही होती है, और स्पेशली मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है, जब उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग क्यों होती है। बेसिकली कुछ हार्मोन्स आके, हार्मोन्स मीन्स अगर ओव्यूलेशन नहीं हुई, ठीक है, और सर ओव्यूलेशन नहीं बल्कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो कुछ हार्मोन्स आके क्या करते हैं, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको डिजनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग आती है। तो ये जो काज है एंडोमेट्रियम का शेड होना, एंडोमेट्रियम का शेड होना, ये बेसिकली एपोप्टोसिस ही है। ये एपोप्टोसिस है बिकॉज हमारा एंडोमेट्रियम लॉस हो रहा है, बट ये है कि ये फिजियोलॉजिकल काज है इसका। ये हार्मोन्स आके खुद इस प्रोसेस को एलिवेट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। दिस इज अ फिजियोलॉजिकल काज, ठीक है। अच्छा, तीसरा फिजियोलॉजिकल काज क्या हो सकता है कि जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्यून सेल्स आके स्टे करते हैं, इम्यून सेल्स आके स्टे करते हैं। बट जब वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है ना, तो वो इम्यून सेल्स वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन के बाद इम्यून सेल्स का एलिमिनेट होना, दिस इज़ आल्सो अ एपोप्टोसिस, दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल काज ऑफ एपोप्टोसिस। मीन्स के अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इम्यून सेल्स आएंगे। अब इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो इम्यून सेल्स का क्या काम है कि वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएं। उनको तो एक्यूमुलेट नहीं होना है ना, तो वहाँ से वो ख़त्म हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन के बाद अगर इम्यून सेल्स विथड्रॉ हो जाएं या डिलीट हो जाएं, ठीक है, उस जगह से, दिस इज़ आल्सो अ फिजियोलॉजिकल काज ऑफ एपोप्टोसिस। इम्यून सेल्स का विथड्रॉ होना या डिलीट होना, तो वहाँ उस जगह से, दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल काज ऑफ एपोप्टोसिस। अच्छा, जब एजिंग होती है ना, तो बेसिकली डेली बेसिस पे जब किसी सेल की एज बढ़ जाती है, स्पेशली स्किन के सेल्स है ना, नॉर्मली थाउजेंड्स ऑफ सेल्स यहाँ से शेड होते रहते हैं। तो ये जो नॉर्मली ये जो शेड होते रहते हैं ना सेल्स, दिस इज आल्सो अ एपोप्टोसिस, एंड इनको कोई फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस मिलता है जिसकी वजह से वो सेल्स शेड होते हैं, एंड इनका शेड होना बहुत लाजमी है, एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय इन अदर सेल्स, ठीक है। सो दीज वर फिजियोलॉजिकल काजेज ऑफ एपोप्टोसिस। अब हम बात करते हैं कोई पैथोलॉजिकल काजेज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एपोप्टोसिस होती है, ठीक है। पैथोलॉजिकल काजेज ऑफ पैथोलॉजिकल काजेज ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो पैथोलॉजिकल काज है एपोप्टोसिस का, दैट इज कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। जब वायरल की इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के सेल की डेथ हो जाए, डैमेज हो जाए, दिस इज एपोप्टोसिस एंड इट इज़ काज्ड बाय पैथोलॉजिकल काज, ठीक है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन के साथ अगर हम बात करें HIV की केस में, ठीक है, अगर हम बात करें हेपाटाइटिस की केस में, तो वहाँ पे बेसिकली टिश्यूज़ की डैमेजिंग होती है। बट यहाँ पे जो काज है एपोप्टोसिस का, दिस इज़ नॉट अ फिजियोलॉजिकल काज, दिस इज़ बेसिकली यू कैन से पैथोलॉजिकल काज। अच्छा, और क्या हो सकता है, बेसिकली यू कैन से बहुत ज़्यादा रेडिएशंस, बहुत ज़्यादा
एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस की वजह से भी सेलुलर डेथ होती है एंड सेल का डीएनए डैमेज होता है एंड दिस इज आल्सो अ पैथोलॉजिकल काज नॉट अ फिजियोलॉजिकल काज। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जो अल्जाइमर डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है जिसके अंदर बेसिकली पेशेंट्स की मेमोरी लॉस हो जाती है। ठीक है, स्पेशली उनकी दोनों, समटाइम अल्जाइमर के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्जाइमर के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों लॉस हो जाती है इन केस ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। इसमें बेसिकली क्या होता है, क्या होता है कि बेसिकली कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जिनकी अक्यूमुलेशन होती है बॉडी के अंदर। कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की बॉडी के अंदर अक्यूमुलेशन होती है एंड दे जनरेट अल्जाइमर डिजीज़ एंड दिस इज़ अ पैथोलॉजिकल काज। ठीक है। एंड पैथोलॉजिकल काजेस कोई टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं जो आके एपोप्टोसिस को इनिशिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस। बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है। अच्छा, आई होप सो कि यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, एंड इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज़ मैं इनको थोड़ा सा क्विकली भी समझा सकता हूँ, बट आई थिंक इनको थोड़ा सा यू कैन से प्रॉपर वे से समझाना लाजमी है। ठीक है, हम इसको समझते अच्छे से, लेकिन देन आफ्टर जब हम प्रोसेस की तरफ जाते हैं ना तो फिर हम क्विकली जो है ना इनको ओवरव्यू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो है ना इसके बायोकेमिकल फीचर्स क्या हैं एपोप्टोसिस के। ठीक है, सबसे पहले कि जब एपोप्टोसिस होती है ना तो एपोप्टोसिस में सेल की डेथ तो होती है। ठीक है, लेकिन सेल की जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स का क्लीवेज होता है, प्रोटीन्स का क्लीवेज होता है एंड जो एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स का क्लीवेज करवाते हैं ड्यूरिंग यू कैन से एपोप्टोसिस, दीज एंजाइम्स आर नोन एज कैप्सेसिस। तो कैप्सेसिस एंजाइम क्या करते हैं, कैप्सेसिस एंजाइम्स, ये नाम आपने लाजमी याद रखना है। ये बीसी में पूछा जाता है कि भाई एपोप्टोसिस इज बेसिकली इनिशिएटेड बाय या एपोप्टोसिस इज डिराइव्ड बाय, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो बेसिकली यू कैन से एपोप्टोसिस में अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, दैट इज कैप्सेसिस एंजाइम। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन की क्लीवेज करता है, प्रोटीन को क्लीवेज करता है। ठीक है। अच्छा, जब एपोप्टोसिस होती है ना तो सेल के डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ नेक्रोसिस में भी हो रही थी। नेक्रोसिस जिसको कैरोरेसिस बोलते हैं, जिसमें जो हमारा काइनोप्टिक न्यूक्लियस था, ठीक है, उसके फ्रेगमेंट्स बन रहे थे। ठीक है, तो डीएनए का फ्रेगमेंट बनना या न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट बनना तकरीबन एनोलॉजिकली सेम ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। मेम्ब्रेन के अंदर ड्यूरिंग यू कैन से एपोप्टोसिस मेम्ब्रेन में चेंजेस आती हैं, स्पेशली कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड से रिलेटेड कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे आ जाते हैं, मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे आ जाती हैं। ठीक है। एंड एक चीज़ और आपने लाजमी याद रखनी है कि सेल का श्रिंकेज होता है, सेल का श्रिंकेज होता है ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। एंड जब सेल का श्रिंकेज होता है ना तो बेसिकली एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको लाजमी समझाऊंगा, एक तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कैप्सेसिस का नाम, कि भाई यू कैन से एपोप्टोसिस इज डिराइव्ड बाय, या ठीक है, इज इनिशिएटेड बाय कैप्सेसिस एंजाइम। ठीक है। एंड दूसरी थिंग कि नेक्रोसिस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा था, दैट वाज इन्फ्लेमेशन। नेक्रोसिस जब भी होती है ना तो इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि भाई एपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होती। दिस इज़ अ की डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस के बीच में की डिफरेंस आपने ये लाजमी याद रखना है कि नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। दिस इज दैट टाइप ऑफ सेलुलर डेथ जिसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। सो देयर इज नो सेलुलर इन्फ्लेमेशन। श्रिंकेज हो रही है, एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही हैं, लेकिन
सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होती। दिस थिंग डिफ्रेंशिएट द एपोप्टोसिस फ्रॉम नेक्रोसिस। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट नेक्रोसिस। ठीक है, अब हम इसको नोट्स से देख लेते हैं। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एपोप्टोसिस। ठीक है, तो once again आई एम चेंजिंग द कलर। ठीक है, अच्छा एपोप्टोसिस बेसिकली क्या है? एपोप्टोसिस इट्स कॉजेज, अच्छा ये चीज़ हमने पढ़नी है। व्हाट इज एपोप्टोसिस? द डेफिनेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड एनर्जी डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ that eliminates unwanted, damaged or aged cells without causing inflammation। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली एसेंशियल प्रोसेस है नॉर्मल डेवलपमेंट में, टिश्यूज़ की होम्योस्टेसिस में एंड डिफेंस के अंदर। ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंट का मैंने एग्जांपल आपको बताया, टिश्यूज़ की होम्योस्टेसिस का मैंने एग्जांपल बताया, एंडोमेट्रियम का शेड होना, डिफेंस का एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा इसके मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजिकल काजेस भी होते हैं, काजेस ऑफ एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी होते हैं, पैथोलॉजिकल भी होते हैं। फिजियोलॉजिकल जो काजेस हैं दीज आर नॉर्मल काजेस, एंड जो पैथोलॉजिकल काजेस हैं दीज आर एबनॉर्मल काजेस। अच्छा, फिजियोलॉजिकल काजेस अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में जो डिजिट्स का सेपरेट होना है, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल काज। ठीक है, हार्मोन विथड्रॉल, ठीक है, ड्यूरिंग एंडोमेटल शेडिंग। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन की लेवल विथड्रॉ होती है, ख़त्म होती है, तो एंडोमेट्रियम शेड होता है। दिस इज आल्सो अ फिजियोलॉजिकल काज ऑफ एपोप्टोसिस। इम्यून सेल्स डिलीशन आफ्टर इन्फेक्शन। ठीक है, इम्यून सेल्स का डिलीट होना इन्फेक्शन के बाद, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल काज ऑफ एपोप्टोसिस। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल काज की। ठीक है, रेडिएशंस की वजह से या किसी कीमोथेरापी की वजह से डीएनए का डैमेज होना, दिस इज अ पैथोलॉजिकल काज ऑफ यू कैन से व्हाट एपोप्टोसिस। ठीक है, अच्छा अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का अक्यूमुलेट होना, दिस इज़ आल्सो अ पैथोलॉजिकल काज। ठीक है, एचआईवी या हेपाटाइटिस की केस में वायरल का इन्फेक्शन होना, ठीक है, दिस इज़ अ पैथोलॉजिकल काज ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, अच्छा कुछ और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि एलिमिनेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स फ्रॉम थायमस, दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल काज ऑफ यू कैन से एपोप्टोसिस। एंड टॉक्सिन्स की वजह से या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सेल का इंजर्ड होना, टॉक्सिन्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सेल का इंजर्ड होना, दिस इज़ अ पैथोलॉजिकल काज। ठीक है, अच्छा एजिंग सेल्स, सेल का एज होना, ठीक है, ट्यूमर सप्रेशन मैकेनिज्म, दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल काज। अच्छा अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की क्लीवेज होती है बाय कैप्सिस, दीज आर एंजाइम्स दैट डिराइव एपोप्टोसिस, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। डीएनए की फ्रेगमेंटेशन होती है, एंड जब उस डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रखते हैं तो लेडर लाइक पैटर्न जनरेट होता है। मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस होती हैं कि जो फास्फोटिडाइल सीरीन है वो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर फिलअप हो जाता है। ठीक है, सेल श्रिंक हो जाता है एंड एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें। अच्छा उसके बाद रोल ऑफ एपोप्टोसिस इन हेल्थ एंड डिजीज़, दिस इज़ आल्सो अ सब टॉपिक ऑफ फोर्थ टॉपिक ऑफ यू कैन से फाउंडेशन मॉडल पैथोलॉजी। ठीक है, इन हेल्थ इसके रोल एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई एम्ब्रियोजेनेसिस में फिंगर्स का सेपरेट होना इन अ फीटस। ठीक है, हार्मोनल बैलेंस की वजह से एंडोमेट्रियम का शेड होना। ठीक है, इम्यून सिस्टम का रेगुलेट होना आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स। ठीक है, सेल टर्न ओवर इंटेस्टाइनल लाइनिंग, जो इंटेस्टाइन के शेड होते हैं, इंटेस्टाइनल के जो सेल्स होते हैं वो शेड होते रहते हैं आफ्टर एजिंग। ठीक है, जो हमारा फीकल मैटर होता है ना, तो फीकल मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है इंटेस्टाइनल लाइनिंग का या इंटेस्टाइनल सेल्स का। ठीक है, अच्छा एंड स्किन सेल्स का बेसिकली यू कैन से शेड होना, दिस इज़ आल्सो अ रोल एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस। अच्छा डिजीज़ की केस में इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या सिचुएशन है एंड इसके क्या इफ़ेक्ट हैं। अगर सिचुएशन की बात करते हैं, अगर बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस इंक्रीज हो जाए तो टिश्यू की एट्रोफी होती है। एट्रोफी मीन्स डीजनरेशन। ठीक है, तो अगर बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए
इंक्रीज्ड एपोप्टोसिस, देन टिश्यू की एट्रोफी हो जाएगी, टिश्यू डिजनरेट हो जाएगा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं न्यूरो डिजनरेशन, तो इसमें अल्जाइमर डिजीज़ भी हो सकती है या पार्किंसंस डिजीज़ भी हो सकती है। अल्जाइमर में भी न्यूरॉन्स की डिजनरेशन होगी। पार्किंसंस जिसमें आपको पता है कि जो हमारा डोपामीन है, जब पार्किंसंस डिजीज़ होती है तो डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, एंड डोपामीन लेवल की मेंटेन करने के लिए हम लीवोडोपा ड्रग को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड आपको पता है कि डोपामीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मूड को बेहतर करने के लिए। हमारा जो मूड बेहतर होता है ना, वो डोपामीन की वजह से होता है। समटाइम हमारा मूड अच्छा होता है, ख़राब होता है, ये डोपामीन की चेंजेस की वजह से होता है। जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हंसने की वजह से डोपामीन बॉडी में बैलेंस होता है, ठीक है। दैट्स वाई सुपर इंट्रोवर्ट जो है वो आपको मेंटली डैमेज करती है। दैट्स वाई यू शुड बी अ लिटिल बिट एक्सट्रोवर्ट एट अ लिटिल बिट एक्सटेंट, ठीक है। अच्छा, जब बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस डिक्रीज हो जाती है तो कैंसर जनरेट हो सकती है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस की वजह से अच्छा, वायरल इन्फेक्शंस जब बॉडी में होते हैं तो कुछ वायरसेस क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं एपोप्टोसिस को, लेकिन कुछ क्या करती हैं, एपोप्टोसिस को ब्लॉक करती हैं। तो वायरस का ड्यूअल रोल है कि कुछ वायरसेस क्या करती हैं, एपोप्टोसिस को यू कैन से एक्टिवेट करती हैं, एंड कुछ ऐसी वायरसेस हैं जो एपोप्टोसिस को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर स्कीमा रिपरफ्यूजन है, ठीक है, तो एक्टिवेट करता है एपोप्टोसिस को वाया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। अब हम थोड़े फाइनल टेकअवेज देख लेते हैं। फाइनल कंक्लूजन ऑफ एपोप्टोसिस: एपोप्टोसिस इज अ नेट क्लीन कंट्रोल्ड सेल डेथ एंड इट डज नॉट कॉज इन्फ्लेमेशन। कैप्सिस आर द मेन एग्जीक्यूशनर्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी एपोप्टोसिस होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, कहाँ से आते हैं, जो बेसिकली एपोप्टोसिस करवाते हैं? जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ एपोप्टोसिस है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से आते हैं। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ एपोप्टोसिस है वो बेसिकली रिसेप्टर पाथवे से आते हैं। अगर टू मच एपोप्टोसिस हो गई तो डिजनरेटिव डिजीज़ होती हैं। अगर बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस बिल्कुल भी नहीं होती तो कैंसर हो सकती है, क्योंकि कैंसर में क्या होता है कि सेल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर सेल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड साथ में सेलुलर डेथ नहीं हो रही तो कैंसर हो सकती है या कोई ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिफ्थ टॉपिक ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल सिलेबस पैथोलॉजी, दैट इज सेलुलर एडॉप्टेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी क्या होती है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, एट्रोफी क्या होती है, मेटाप्लेजिया क्या होते हैं, ठीक है। इनके हम फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द फिफ्थ टॉपिक ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल पैथोलॉजी। अच्छा, अभी जो है ना हम इस टॉपिक को सेलुलर एडॉप्टेशन, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी एंड मेटाप्लेजिया, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम अपने रिटन पोर्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सेलुलर एडॉप्टेशन, ठीक है। अच्छा, सेलुलर एडॉप्टेशन क्या होती है कि सेल का एडॉप्ट होना, ठीक है। सेल एडॉप्ट कब होता है? जब सेल को कंटिन्यूसली किसी चीज़ का स्ट्रेस दिया जाए, किसी चीज़ का कंटिन्यूसली मैसेज दिया जाए, एंड सेल को कहा जाए कि भाई तुम हमारी ये डिमांड पूरी करो, तो वो सेल क्या करता है ना, उस डिमांड को पूरी करने की कोशिश करता है, एंड सेल उस कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करता है। दिस इज़ नोन एज सेलुलर एडॉप्टेशन। मीन्स अगर हम सेल को कहेंगे भाई तुम अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लो, एंड वो सेल अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर ले, सो दिस इज़ अ सेलुलर एडॉप्टेशन। अगर हम सेल को बोलेंगे भाई तुम अपने साइज़ को डिक्रीज़ कर लो, एंड वो सेल अपनी साइज़ को डिक्रीज़ कर ले, तो दिस इज़ अ सेलुलर एडॉप्टेशन। अगर हम बात करते हैं स्पेशली फीमेल्स की बॉडी के अंदर कि भाई जैसे वो यू कैन से प्यूबर्टी वाली स्टेज पे आती हैं, तो प्यूबर्टी वाली स्टेज पे आके उनके ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं ना, ठीक है, तो वो उनको बेसिकली सिग्नल्स मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं कि भाई तुम अपनी साइज़ को बढ़ा लो। तो प्यूबर्टी की एज में आके उन फीमेल्स के ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं, या स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट की ओवर इन्लार्जमेंट हो जाती है। तो बेसिकली वो क्यों होती है? बेसिकली उन ब्रेस्ट के सेल्स को कंटिन्यूसली मैसेज दिया जाता है भाई तुम अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लो। तो अगर वो साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं तो दिस इज़ अ सेलुलर एडॉप्टेशन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं विद द एज, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ करती है तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, जिससे थाइमोसिन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, आपको पता होगा थाइमोसिन बेसिकली क्या करता है, मैच्योरेशन करवाता है टी लिम्फोसाइट की, ठीक है। अच्छा,
तो बेसिकली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, तो थाइमस ग्लैंड बेसिकली श्रिंक होता जाता है। थाइमस ग्लैंड का श्रिंक होना, अच्छा वो क्यों श्रिंक होता है, उसको कुछ केमिकल सिग्नल्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो श्रिंक होता है। दिस इज आल्सो अ सेलुलर एडॉप्टेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के अंदर एक और चेंज की, कि भाई जैसे फीमेल्स के अंदर मीनोपॉज वाली स्टेज आ जाती है, जब उनके पीरियड्स वाली स्टेज ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मीनोपॉज के बाद जो उनका यूट्रस है ना, तो यूट्रस बेसिकली श्रिंक हो जाता है, ठीक है। आप क्योंकि देखें पीरियड्स तो हो नहीं रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल ने तो ऑपरेट नहीं होना है, ठीक है। तो अब यूट्रस का इतना बड़ा यूट्रस होने का क्या क्या फ़ायदा, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब वो फीमेल मीनोपॉज वाली स्टेज में आती है, तो उसके यूट्रस को मैसेजेस मिलते हैं कि भाई तुम अपनी साइज़ को कम कर लो, एंड उसका यूट्रस जो है ना वो श्रिंक होता जाता है डे बाय डे, ठीक है। तो ये जो एडॉप्टेशन है, दिस इज़ आल्सो अ सेलुलर एडॉप्टेशन। तो अगर सेल को कोई स्ट्रेस मिले, मैसेज मिले, कोई डिमांड की जाए सेल के साथ, देखिए तुम साइज़ को बढ़ा लो, साइज़ को कम कर लो, या नंबर को बढ़ा लो या नंबर को कम कर लो, दिस इज़ नोन एज सेलुलर एडॉप्टेशन। अच्छा, सबसे पहले अब हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की। हाइपरट्रॉफी, अच्छा, हाइपरट्रॉफी में बेसिकली सेल अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है, सेल अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है। जब अपनी सेल साइज़ को इंक्रीज़ करता है तो ऑब्वियसली जो टिश्यू होगा, जो ऑर्गन होगा, वो भी इनलार्ज हो जाएगा, ऑर्गन की इनलार्जमेंट हो जाएगी। तो जब अपना सेल साइज़ को इंक्रीज़ कर ले, दिस इज़ नॉन एज व्हाट, हाइपरट्रॉफी। अच्छा, जब सेल अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है ना, तो बेसिकली क्या होता है कि सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स जो सेल को कंट्रोल कर रहे थे उनका तादाद बढ़ जाता है, ठीक है। एंड जो सेल के ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो सेल की ग्रोथ करवाते हैं, तो वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ना, ग्रोथ फैक्टर्स, उन ग्रोथ फैक्टर्स की बेसिकली एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। जब ग्रोथ फैक्टर्स की एक्टिवेशन होती है तो बेसिकली सेल अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है। तो जब अब सेल अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करे, दिस इज़ नॉन एज हाइपरट्रॉफी, दिस इज़ नॉन एज हाइपरट्रॉफी। अच्छा, इसका एग्जांपल कोट करते हैं सिर्फ एक, ठीक है, बाकी हम नोट्स से देख लेंगे। इसका एक एग्जांपल ये है कि जो मतलब जो यू कैन से बंदे बेसिकली एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो उनकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, वो ओवर यूज़ की वजह से स्केलेटल मसल अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, उनके अंदर मसल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, जिसको हम सिक्स पैक्स वगैरह बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो स्केलेटल मसल्स का साइज़ में इंक्रीज़ होना है ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ स्केलेटल मसल, दिस इज़ नॉन एज हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। अच्छा, हाइपरप्लेजिया में जो है ना बेसिकली सेल क्या करता है, अपनी साइज़ को इंक्रीज तो करता होगा लिटिल बिट, बट सेल अपनी साइज़ को बहुत कम एक्सटेंट तक इंक्रीज करता है, बट सेल का मेजर टारगेट होता है अपना नंबर इंक्रीज करना। अगर सेल अपना नंबर इंक्रीज कर ले, दिस इज नॉन एज हाइपरप्लेजिया। सेल अपना नंबर इंक्रीज कर ले, दिस इज नॉन एज हाइपरप्लेजिया। अच्छा, नंबर क्यों इंक्रीज करता है कि सेल के अंदर जो सेल साइकिल है ना, सेल साइकिल वो एक्टिवेट हो जाती है, सेल साइकिल एक्टिवेट हो जाती है एंड सेल अपने साइज को इंक्रीज करता है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, हाइपरप्लेजिया मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स में होती तो है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जहाँ पे हाइपरप्लेजिया नहीं हो सकती। स्पेशली अगर हम बात करते हैं ब्रेन के अंदर, हमारे न्यूरॉन्स जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करते आफ्टर मैच्योरेशन, तो वहाँ पे नहीं हो सकता। अगर हम अपने रॉड एंड कोन सेल्स की बात करते हैं तो वो भी अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करते, अकॉर्डिंग टू सम सजेशंस के कार्डियक्स जो मायोसाइट्स होते हैं वो भी बेसिकली अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते आफ्टर मैच्योरेशन, ठीक है। तो बेसिकली हाइपरप्लेजिया कुछ बॉडी ऑर्गन्स में मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स में होता है, बट मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स में नहीं भी होता, ठीक है। तो हाइपरप्लेजिया में बेसिकली सेल अपने नंबर को इंक्रीज करता है। अच्छा, अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल याद करें, अच्छा
क्यों होता है बेसिकली? या तो कोई हार्मोन्स के सिग्नल्स की वजह से, हार्मोन जाके उस सेल को मजबूर करता है कि भाई तुम अपने नंबर को इंक्रीज कर लो, ठीक है, या कोई कंपनसेटरी सिग्नल्स होते हैं जो सेल को मजबूर करते हैं कि भाई तुम अपने नंबर को इंक्रीज कर लो, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर हम बात करें इसका, एक बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई दैट वाज ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट कब? ड्यूरिंग प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर या प्यूबर्टी के अंदर ब्रेस्ट का इलाज होना, दैट इज़ अ हाइपरप्लेजिया, ठीक है, क्योंकि उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा ना प्यूबर्टी में भी एंड यू कैन से प्रेगनेंसी में भी। दिस इज़ अ हाइपरप्लेजिया। अच्छा, उसके बाद जब किसी बंदे का लिवर ट्रांसप्लांट होता है, देखें जब लिवर ट्रांसप्लांट होता है ना, तो एक होता है हमारा डोनर, दूसरा होता है रेसिपिएंट। जो डोनर अपना लिवर डोनेट करता है ना रेसिपिएंट को, दोनों की सर्जरी होती है, तो तकरीबन डोनर अकॉर्डिंग टू सम सजेशंस के भाई 1/4 ऑफ डोनर लिवर, तकरीबन 1/4 पार्ट ऑफ डोनर लिवर को बेसिकली इंसाइज किया जाता है, कट किया जाता है एंड वो रेसिपिएंट की बॉडी में इंटर किया जाता है। अब देखें वो रेसिपिएंट के अंदर जो 1/4 पार्ट ऑफ लिवर आता है ना, फिर वो अपनी साइज को, नंबर को इंक्रीज करता है, नंबर को इंक्रीज करता है। दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो लिवर की रीजनरेशन आफ्टर पार्शल हेपाटेक्टोमी। हेपाटेक्टोमी क्या होता है बेसिकली? कि जो लिवर की सर्जरी होती है, ठीक है। सो लिवर का इलाज होना, लिवर का इलाज होना आफ्टर हेपाटेक्टोमी, हेपाटेक्टोमी, ठीक है, जो लिवर की सर्जरी होती है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ हाइपरप्लेजिया जिसमें सेल अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेलुलर एडॉप्टेशन, दैट इज बेसिकली एट्रोफी। एट्रोफी, इसमें क्या होता है कि सेल अपने नंबर एंड साइज को कम कर देता है। जब सेल अपने नंबर एंड साइज को कम कर देता है ना, दिस इज नोन एज एट्रोफी, ठीक है। अच्छा, इसके मैंने 2 एग्जांपल्स आपको बता दिए। एक जो यूट्रस है, यूट्रस आफ्टर मेनोपॉज जो अपनी साइज को कम कर देता है, दिस इज एट्रोफी। एंड थाइमस ग्लैंड जो आफ्टर एजिंग, जब एज बढ़ती जाती है, थाइमस ग्लैंड अपनी साइज को कम कर देता है, दिस इज आल्सो बेसिकली यू कैन से एट्रोफी। बेसिकली क्या होता है कि इन सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना बंद हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस वो बंद हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाने की वजह से वो सेल्स ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, वो सेल ज़्यादा ग्रो नहीं करते। एंड फोर्थ टाइप ऑफ जो सेलुलर एडॉप्टेशन है, दैट इज मेटाप्लेजिया, दैट इज नोन एज मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया बेसिकली क्या है कि इसमें बेसिकली वन टाइप ऑफ सेल जो बेसिकली स्ट्रेस वाली कंडीशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इस सेल को रिप्लेस किया जाता है एक ऐसे सेल के साथ जो बेसिकली स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर सर्वाइव करता है, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकता है। तो अगर हम इस सेल का रिप्लेसमेंट कर लें, दिस इज नोन एज मेटाप्लेजिया, ठीक है, दिस इज नोन एज मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो व्हाट इज मेटाप्लेजिया? जब एक मैच्योर सेल इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर सेल व्हिच कैन स्टैंड विद इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, दैट इज नोन एज मेटाप्लेजिया, ठीक है। मीन्स एक सेल की जगह में दूसरा सेल आएगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि मैकेनिज्म क्या होता है इसका, कि बेसिकली जो हमारा स्टेम सेल्स होते हैं ना, उनकी रीप्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, रीप्रोग्रामिंग होती है, जिसकी वजह से एक सेल रिप्लेस हो जाता है दूसरे सेल की वजह से। अच्छा, इसका एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? देखें, जो बंदे स्मोकर्स होते हैं उनके जो रेस्पिरेटरी इपिथेलिया बेसिकली नॉर्मली स्टेट पे होते हैं ना, वो होते हैं सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम, ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम उनके अंदर होते हैं। बट जब वो बंदे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं ना, तो उनका जो सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम है वो रिप्लेस हो जाता है स्क्वामस इपिथेलियम से। उसका जो सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम है वो रिप्लेस हो जाता है स्क्वामस इपिथेलियम से, क्योंकि स्क्वामस इपिथेलियम में बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है गैसियस एक्सचेंज की, ठीक है। तो जो बंदा बहुत ज़्यादा यू कैन से स्मोकिंग करता है, तो उनके अंदर सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम खत्म हो जाता है। अब उनके अंदर कौन आ जाएगा? स्क्वामस इपिथेलियम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसका एक और एग्जांपल पढ़ते हैं कि भाई जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जब
यूरिनरी ब्लैडर में हमें बहुत ज़्यादा टाइम से इन्फेक्शन होता है, तो नॉर्मली हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। कौन सी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। बट जैसे जैसे इन्फेक्शन का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है ना, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम रिप्लेस हो जाता है स्क्वामस एपिथेलियम से। सो वन टाइप ऑफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर टाइप ऑफ सेल, दिस इज नोन एज मेटाप्लेज़िया। अब हम इसको जो है ना बेसिकली नोट्स से देख लेते हैं। अच्छा, so that is about cellular adaptation. So when cells are exposed to stress or increased demand, they adapt in order to survive and maintain function. ठीक है, so these are known as cellular adaptation. These adaptations are reversible and they include, सबसे पहले हमारे पास हाइपरट्रॉफी आ जाती है जिसमें साइज ऑफ सेल इंक्रीज करती है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया जिसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। एट्रोफी जिसमें साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स दोनों डिक्रीज करते हैं। ठीक है, मेटाप्लेजिया में चेंज इन सेल टाइप मीन्स वन सेल इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो पहले हम हाइपरट्रॉफी को डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। बेसिकली इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, ये साइज ऑफ सेल है ना वो इंक्रीज करती है, लीडिंग टू इनलार्ज्ड ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है, अच्छा मैकेनिज्म क्या होता है कि बेसिकली उस सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स बढ़ जाते हैं एंड जो सेल के जो ग्रोथ फैक्टर्स है ना उनकी एक्टिवेशन होती है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कौन सी हो सकती है? अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स इन बॉडी बिल्डर्स ड्यू टू एक्सरसाइज, जो स्केलेटल मसल्स की साइज का इंक्रीज होना है, दिस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ बेसिकली हाइपरट्रॉफी। अच्छा, यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस है ना वो बढ़ जाता है ड्यू टू एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से प्रेगनेंसी में यूट्रस का बढ़ जाना, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ यू कैन से हाइपरट्रॉफी। अच्छा, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है लाइक एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल अपनी साइज को इंक्रीज करता है ड्यू टू हाइपरटेंशन। जब हाइपरटेंशन हो जाता है मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। या जब एओर्टिक स्टेनोसिस होती है, एओर्टिक स्टेनोसिस में बेसिकली क्या होता है, जो एओर्टिक वाल है ना, एओर्टिक वाल ये बेसिकली बंद हो जाता है। एओर्टिक वाल जो है वाल वो बेसिकली क्लोज हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम बात करते हैं अबाउट हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या होती है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन टिश्यू और ऑर्गन। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ जाए दिस इज नोन एज हाइपरप्लेजिया। अच्छा, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कैपेबल ऑफ डिवीजन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन नहीं होती, स्पेशली परमानेंट सेल्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स हो गए, कार्डियोमायोसाइट्स हो गए, इनके अंदर हाइपरप्लेजिया नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा हाइपरप्लेजिया बेसिकली क्यों होता है, क्या मैकेनिज्म होता है? या तो हार्मोनल सिग्नल्स मिलते हैं इनको, या कोई कंपनसेटरी सिग्नल्स मिलते हैं, फिर उनका जो है ना सेल साइकिल वो एक्टिवेट होता है तो नंबर इंक्रीज करता है। ग्रोथ फैक्टर्स भी अपना कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड कंपनसेटरी बेसिकली सिग्नल्स कहाँ पे मिलते हैं? जब लिवर की रीजनरेशन होती है आफ्टर पार्शियल हेपाटेक्टोमी। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। समटाइम पैथोलॉजिकल सेल जो ना अपने साइज को इंक्रीज कर देते हैं, एंडोमेटल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू एक्सेसिव एस्ट्रोजन। समटाइम जो है ना बेसिकली एस्ट्रोजन की ज़्यादा एक्शन की वजह से जो एंडोमेटल लाइनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, अच्छा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो कैंसर है, ठीक है, तो आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेम्ड हो जाना, साइज में बढ़ जाना, दिस इज अ सो कॉमन डिसऑर्डर। ठीक है, सो ये भी बेसिकली एक पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है। उसके बाद हम बात करते हैं एट्रोफी, डिक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स लीडिंग टू द रिड्यूस्ड ऑर्गन साइज एंड फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, अच्छा फिजियोलॉजिकल एट्रोफी कहाँ पे हो सकती है? थाइमस में एट्रोफी होती है विद द एज। ठीक है, यूट्रस में होती है आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी, डिसयूज एट्रोफी। अगर हम मसल्स को यूज़ नहीं करते तो मसल की वेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ आल्सो एट्रोफी। जब देखें इसलिए जो है ना बेसिकली मेडिकल हमें ये सजेस्ट करती है कि यू शुड बी एक्टिव। ठीक है, आपने अपने मसल्स को यूज़ करना है। मसल्स को एक्टिव यूज़ करने की वजह से एक तो मसल्स की वेस्टिंग नहीं होती, दूसरा आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू WHO की सजेशन के अकॉर्डिंग तकरीबन डेली 40 मिनट्स एक्सरसाइज करने से
हमारा जितना भी स्ट्रेस है, ठीक है, जितना भी एक बंदे को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, व्हाटएवर, जो भी यू कैन से एब्नॉर्मलिटीज जनरेट होती है मेंटल स्टेट में, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है जब हम डेली बेसिस पे 40 मिनट्स एक्सरसाइज करें। अगर ये नहीं कर सकते तो इसको कंपनसेट कर लें, थोड़ी सी वॉकिंग कर लें या काम कर लें, ठीक है, कंपनसेट करना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, तो मसल की वेस्टिंग होना, जैसे मिसयूज डिसयूज एट्रोफी, ठीक है, डीनर्वेशन ऑफ एट्रोफी जब नर्व डैमेज हो जाए, स्कीमिक एट्रोफी जब ब्लड फ्लो की कम होने की वजह से कोई सेल अपना साइज कम कर ले, ठीक है, न्यूट्रिशनल एट्रोफी स्टारवेशन की वजह से या कैक्सिया की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मेटाप्लेजिया, रिवर्सिबल चेंज इन विच वन डिफरेंशिएटेड सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैच्योर सेल टाइप कैपेबल टू स्टैंड विद स्ट्रेस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट के मेटाप्लेजिया इंक्रीज अ रिस्क ऑफ डिस्प्लेजिया इन कैंसर इफ स्ट्रेस परसिस्ट, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है मेटाप्लेजिया के, भाई एक सेल दूसरे सेल से क्यों रिप्लेस होता है, कि रीप्रोग्रामिंग होती है स्टेम सेल्स की ड्यू टू क्रॉनिक इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन और रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स इसके क्या हो सकते हैं, लाइक एज रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो है ना, उसका चेंज होना, किसमें, स्मोकर्स के अंदर, के भी बेसिकली उनके अंदर पहले क्या होता है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, देन वो रिप्लेस हो जाता है स्क्वामस एपिथेलियम के साथ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया, ठीक है। अच्छा, बैरेट्स एसोफेगस में क्या होता है कि जो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम है ना, वो चेंज हो जाता है कॉलमनर एपिथेलियम में, ठीक है, ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। अच्छा, ब्लैडर में अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम चेंज हो जाते हैं स्क्वामस में। फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया की बात करते हैं तो मोस्टली अकर्स एज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इन पैथोलॉजी। बेसिकली जो हमारा मेटाप्लेजिया है ना, ये हमारा एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, बॉडी विद स्टैंड कर सकती है विद द स्ट्रेस, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो ना बेसिकली सिक्स्थ टॉपिक ऑफ फाउंडेशन मॉडल पैथोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी सो सिंपल टॉपिक, एंड वो टॉपिक कौन सी है, बेसिकली दैट इज़ इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेशन इन मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को जो है ना बेसिकली डिस्कस करते हैं। सो सिंपल टॉपिक है, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको यहीं से पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, so what are intracellular accumulations? These are abnormal or buildup of substances inside the cells due to metabolic disturbances. अगर metabolic disturbances की वजह से सेल के अंदर कोई substance abnormally accumulate हो जाए, this is known as intracellular accumulation, ठीक है। अच्छा, accumulation of normal or abnormal substances inside the cell, या तो वो अक्यूमुलेशन साइटोप्लाज्म में होगी या तो न्यूक्लियस में होगी। कब, जब सेल्स में ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म या क्लियरेंस ख़राब हो जाए, इम्पेयर्ड हो जाए, मीन अगर सेल में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, किसी चीज़ की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, ठीक है, तो देन आफ्टर बेसिकली वो सेल्स की अक्यूमुलेशन होती है। अच्छा, काजेज़ ऑफ इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेशन, कि भाई कोई चीज़ सेल में क्यों अक्यूमुलेट होती है, क्या रीज़न है, या तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो भी एक्यूमुलेट हो सकती है वो चीज़, या उस चीज़ का बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं किया जा रहा है, स्पेशली एनाबॉलिज्म, उसका एनाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो वो सेल में एक्यूमुलेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर वो सेल में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, अगर वो चीज़ सेल में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही या सीक्रेट नहीं हो रही, ठीक है, या उस चीज़ से रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, या उस चीज़ की डाइजेशन नहीं हो रही, तो वो चीज़ जो है ना बेसिकली सेल में अक्यूमुलेट हो जाएगी। अच्छा, कौन से चीज़ें हैं जो बेसिकली सेल में अक्यूमुलेट होते हैं? सो दीज आर टाइप्स ऑफ इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेटेड सब्सटेंसेस, स्पेशली अब लिपिड्स की बात करते हैं, तो लिपिड अगर बॉडी में स्टोर हो जाए, दिस इज नोन एज स्टीटोसिस, ठीक है। दिस इज अ फैटी चेन, जिसमें स्टीटोसिस में बेसिकली लिपिड अक्यूमुलेट होता है। एंड लिपिड कहाँ पे अक्यूमुलेट होता है? लिवर में, हार्ट में, किडनीज में। क्या काजेज होते हैं, क्यों लिपिड अक्यूमुलेट होता है? अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है, डायबिटीज़ की केस में, ओबेसिटी की केस में, टॉक्सिन्स की केस में, या मेल न्यूट्रिशन की केस में। समटाइम बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है ना बेसिकली वो भी अक्यूमुलेट होती है। कहाँ पे? किडनी के अंदर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, या प्लाज्मा सेल्स में बेसिकली प्रोटीन जो है ना बेसिकली एक्यूमुलेट होता है। इसका क्या काज है? क्योंकि प्रोटीन को रीएब्जॉर्ब किया जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। या इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिकली, जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं,
वो बेसिकली एक्यूमुलेट होते हैं मल्टीपल माइलोमा। माइलोमा बेसिकली कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो रसल बॉडी बनाते हैं, या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होते हैं, दे कॉज अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है कहाँ पे? लिवर में, मसल में। क्या काज है, क्यों स्टोर होता है ग्लाइकोजन? बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में क्यों होती है? बेसिकली जो जेनेटिक एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोजन को डिज़ोल्व करते हैं, उनमें बेसिकली डिफेक्ट आ जाता है। समटाइम पिगमेंट की डिपॉजिशन होती है। पिगमेंट्स कौन से हो सकते हैं? एंडोजिनस हो सकते हैं, एक्सोजिनस हो सकते हैं। एंडोजिनस पिगमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लिपोफ्यूस्किन। लिपोफ्यूस्किन बेसिकली एक एंडोजीनस पिगमेंट है, ठीक है। दिस इज अ वियर एंड टियर पिगमेंट जिसका ब्राउन कलर होता है। लिपोफ्यूस्किन वियर एंड टियर पिगमेंट है, इसका ब्राउन कलर होता है। एंड लिपोफ्यूस्किन कहाँ पे होता है? एजिंग सेल्स में। एजिंग सेल्स में लिपोफ्यूस्किन बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट में हो गया, लिवर में हो गया। मेलानिन जो है, मेलानिन दिस इज अ ब्राउन ब्लैक पिगमेंट, ये ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ये बेसिकली मेलानोमा के केस में अक्यूमुलेट होता है। मेलानोमा स्किन कैंसर है, ठीक है। हीमोसिड्रिन बेसिकली ये कौन सा पिगमेंट है? ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये बेसिकली हीमोसिड्रोसिस या ब्लोसी की कंडीशन में ये अक्यूमुलेट होता है। बाइलिरुबिन बेसिकली पिगमेंट है, येलो पिगमेंट है। ये बेसिकली जेंडिस की केस में बेसिकली अक्यूमुलेट होता है। कुछ एक्सोजिनस पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन हो गया। कहाँ से मिलता है? हमें एयर पॉल्यूशन से मिलता है, स्मोक से मिल सकता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? हमें ब्लैक लंग्स मिलते हैं स्मोकर्स के अंदर। टैटू बेसिकली एक एक्सोजिनस बेसिकली पिगमेंट है, ठीक है, जो इंडेक्स से हमें मिलता है, ठीक है। एंड ये हम नीडल से अपनी बॉडी में लगवाते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा कुछ एक्ट्रेस वगैरह जो होती हैं वो अपने बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर टैटूज जो है ना बेसिकली वो लगवाती हैं, ठीक है। सो दीज आर एक्सोजिनस पिगमेंट्स। दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट 6 टॉपिक्स ऑफ पैथोलॉजी ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम जो है ना बेसिकली बाद वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।